बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, हमने इस सेशन में किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया है। आप यहाँ पर सिचुएशंस देखिएगा कि इन सिचुएशंस में इन एक्सप्रेशंस को एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा। हर सेंटेंस को हम यहाँ पर 3 तरीके से बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइफ कहती है, नहा लो, तुम्हारी सुस्ती उतर जाएगी। अब यहां पर लेजीनेस को उतारने की बात हो रही है। कहा जा सकता है गो टेक अ शावर, इट विल फ्रेशन यू अप। इट विल फ्रेशन यू अप यानी कि आपको फ्रेश कर देगी। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, सुस्ती उतारने की जब बात है, टेक अ बैथ, इट विल हेल्प यू शेक ऑफ योर लेजीनेस। शेक ऑफ का मतलब भी है झाड़ देना, उतार देना। सो टेक अ बैथ, इट विल हेल्प यू शेक ऑफ योर लेजीनेस। तीसरे तरीके से इसी एक्सप्रेशन को कहा जा सकता है, वाई डोंट यू शावर, इट विल वेक यू अप। वाई डोंट यू शावर। देखिए, शावर वर्ड को टेक और हैव के बिना भी बोल देना काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे मैं कह सकता हूं आई एम गोइंग टू शावर, यानी कि मैं नहाने जा रहा हूं। लेकिन इसमें बात के साथ मैं नहीं कह सकता आई एम गोइंग टू बाथ। वहां पर मैं ऐसे ही कहूंगा आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ या फिर आई एम गोइंग टू हैव ए बाथ। लेकिन शावर वर्ड को यूज करते समय आप कह सकते हैं, व्हाई डोंट यू शावर, इट विल वेक यू अप। अब देखिए, वेक अप का मतलब भी केवल उठना नहीं है। वेक अप का मतलब हो जाता है कॉन्शियस हो जाना, राइट। सो व्हाई डोंट यू शावर, इट विल वेक यू अप। ये सुन के हस्बैंड ने कहा, पहले सुस्ती उतर जाने दो फिर नहाऊंगा। हस्बैंड ने कहा, पहले सुस्ती उतर जाने दो फिर नहाऊंगा। लेट मी गेट रिड ऑफ लेजीनेस। यहां पर किसी चीज से छुटकारा पाने की बात हो रही है। तो छुटकारा पाने के लिए, सुस्ती उतारने के लिए क्या एक्सप्रेशंस है? लेट मी गेट रिड ऑफ लेजीनेस, देन आई शावर। उसके बाद मैं नहा लूंगा। तो गेट रिड ऑफ हो जाना, किसी चीज से उभर जाना, राइट। सो लेट मी गेट रिड ऑफ लेजीनेस एंड देन आई शावर। उसके बाद नहाऊंगा। दूसरे तरीके से इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है छुटकारा पाने के लिए, आई शावर वंस आई स्टॉप फीलिंग लेजी, यानी आलस पहले छूट जाए उसके बाद नहा लूंगा। तीसरे तरीके से इसी बात को आप कह सकते हैं, लेट मी गेट ओवर दिस लेजीनेस। गेट ओवर का मतलब भी उभर जाना, छुटकारा पा लेना। लेट मी गेट ओवर दिस लेजीनेस एंड देन आई टेक अ बाथ। उसके बाद मैं नहा लूंगा या फिर एंड देन आई विल शावर, आप ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद वाइफ ने कहा, कब तक बहाने बनाते रहोगे। अब देखिए, यहां पर कंटिन्यूअसली किसी काम को करते रहने की, यहां पर टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। कब तक बहाने बनाते रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। कीप लगा करके, कीप वर्ड को यूज करके हमने इंडिकेट कर दिया कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, व्हेन विल यू स्टॉप कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस। कम अप विद समथिंग का मतलब हो जाता है कुछ नया लेकर के आना। तो हस्बैंड बार बार नए नए बहाने जब बना रहा है, सो व्हेन विल यू स्टॉप कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं, ही ऑलवेज कम्स अप विद न्यू आइडियाज, यानी नई नई चीजें लेकर के आता है। सो वाइफ ने कहा, व्हेन विल यू स्टॉप कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस, नए नए बहाने कब बनाना बंद करोगे। तीसरे तरीके से इसी एक्सप्रेशन को कहा जा सकता है, हाउ मच लॉन्गर आर यू गोइंग टू अवॉइड इट विद एक्सक्यूजेस। ये एक्सप्रेशन ये है, वाइफ ने कहा कि कब तक बचते रहोगे इस चीज से, अपने बहाने बना बना के कब तक भागते रहोगे। सो हाउ मच लॉन्गर आर यू गोइंग टू अवॉइड इट विद एक्सक्यूजेस, आई एम आस्किंग यू टू टेक अ बाथ। मैं कह रही हूं नहा लो। हाउ मच लॉन्गर आर यू गोइंग टू अवॉइड इट विद एक्सक्यूजेस, कब तक बच लोगे इस चीज से बहाने बना बना के, राइट। ये सुन के हस्बैंड ने कहा, जब तक मेरे बहाने सुनने वाला मेरे साथ है। जब तक मेरे बहाने सुनने वाला, इसमें देखिए एक एक्सप्रेशन है कि जब तक मेरे बहानों को बर्दाश्त करने वाला, सुनने वाला। तो बर्दाश्त करना, सुनना, झेलना या फिर एक्सेप्ट कर लेना, ये एक्सप्रेशंस हैं। सो एज लॉन्ग एज देयर इज समवन टू लिसन टू माय एक्सक्यूजेस। एज लॉन्ग एज जब हमने कहा तो उस ड्यूरेशन की बात करी, तब तक बनाऊंगा बहाने जब तक कोई है। सो एज लॉन्ग एज देयर इज समवन who listens to my excuses, जो मेरे बहाने सुनेगा तब तक मैं रहूंगा, बनाता रहूंगा बहाने। इसी बात को एक दूसरे तरीके से ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, for as long as someone is here to put up with my excuses। देखिए, यहां पर हमने कहा put up। put up का मतलब हो जाता है किसी को झेलना, किसी को बर्दाश्त करना या फिर किसी को कॉपरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो I'll keep making excuses for as long as someone is here to put up with my excuses।
जैसे कि जबरदस्ती अगर किसी को आपकी किसी टीम में शामिल कर लिया गया है और वहां भी आपको कहना है यार मुझे ना चाहते हुए भी उसके साथ काम करना पड़ेगा, तो इस एक्सप्रेशन को आप कह सकते हैं आई हैव टू पुट अप विद हिम, यानी उसके साथ मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, राइट। इसी एक्सप्रेशन को तीसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक बहाने बनाता रहूंगा, जब तक तुम सुन रही हो मेरे बहाने। सो एज लॉन्ग एज आई हैव यू टू एंटरटेन माई एक्सक्यूजेस। एंटरटेन वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है। एंटरटेन का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एंटरटेन का मतलब हो जाता है हैंडल करना या फिर रिस्पॉन्ड करना भी, राइट। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कोई सामान खरीदते नहीं है, सो आई डोंट एंटरटेन सच कस्टमर्स, राइट। तो एंटरटेन करने का मतलब किसी के साथ डील करना या रिस्पॉन्ड करना भी होता है। सो आई कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस एज लॉन्ग एज आई हैव यू टू एंटरटेन माई एक्सक्यूजेस, यानी जो मैं एक्सक्यूजेस बनाता हूं जब तक तुम उनको सुनती रहोगी, झेलती रहोगी, रिस्पॉन्ड करती रहोगी, तब तक मैं आई कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये सुन के वाइफ ने कहा मैं चाय गर्म करने जा रही हूं। अब देखिए, जब आप किसी दिशा में जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, दो तीन तरीके से कहते हैं। पहला तरीका आई एम गोइंग टू हीट अप द टी, ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस बोल दिया, आई एम गोइंग टू हीट अप द टी। इसी एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से आई विल वार्म अप द टी नाउ। तीसरे तरीके से इसको कह सकते हैं आई एम हेडिंग टू मेक द टी, आई एम हेडिंग टू मेक द टी हॉट अगेन, या फिर आई एम हेडिंग टू हीट अप द टी। हेड करना किसी तरफ, हेड का मतलब हो जाता है आगे बढ़ना, अग्रसर होना, राइट। आई एम हेडिंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। सो आई एम हेडिंग टू मेक द टी हॉट अगेन, यानी मैं इस तरफ जा रही हूं ये काम करने के लिए। ये एक्सप्रेशन है कि कहीं किसी दिशा में आप अग्रसर हो रहे हैं, सो यू हेडिंग। उसी के बाद वाइफ ने ऐड किया अगर इतनी देर में तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी। इतनी देर के लिए हम यहां पर यूज करेंगे कि आई एम हेडिंग टू हीट अप द टी, मैं चाय गर्म करने जा रही हूं और तब तक अगर तुम नहीं उठे। सो इफ यू नॉट अप बाय देन, इफ यू आर नॉट अप बाय देन आई pour वाटर ऑन यू। देखिए यहां पर जो अप वर्ड हमने यूज किया है, अप का मतलब भी हो जाता है उठने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं कल रात 12 बजे तक जाग रहा था, सो आई वॉज अप अंटिल 12 लास्ट नाइट। तो अप का मतलब भी हम उठने के लिए, जागी हुई अवस्था के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। सो इफ यू नॉट अप बाय देन आई pour वाटर ऑन यू, पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर। इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीके से कह सकते हैं गेट अप बाय देन, तब तक उठ जाना, और आई एम डंपिंग वाटर ऑन यू। गेट अप बाय देन, तब तक उठ जाना, नहीं तो मैं पानी डाल रही हूं तुम्हारे ऊपर। यहां पर देखिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हिंदी में भी जहां पर हम फिर टेंसेस का मिलान नहीं करते हैं, थोड़ा सा उनको और ज्यादा पर्सनलाइज करके या भाव भरने के लिए ग्रामर को छोड़ के उसको अलग तरीके से बोल दिया जाता है। तो वाइफ ने बहुत कंटिन्यूटी जताते हुए कहा है गेट अप बाय देन और आई एम डंपिंग वाटर ऑन यू, नहीं तो पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर, या पानी डाल रही हूं फिर तुरंत आपके ऊपर, इस तरीके से कहा। अब इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीके से कहा जा सकता है कि अगर तब तक नहीं उठे, तो तब तक के लिए अंटिल या बाय देन वगैरह कंपलसरी नहीं है। इफ यू स्टिल इन बेड, यानी कि जब मैं आऊंगी लौट के, इफ यू आर स्टिल इन बेड आई एम गोइंग टू स्प्लैश वाटर ऑन यू, तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी। अब देखिए यहां पर हमने 3 वर्ड्स यूज करे हैं, पोर वाटर, डंप वाटर और स्प्लैश वाटर। तीनों का मतलब लगभग इस संदर्भ में चल जाएगा। पोर का मतलब है डालना, डंप का मतलब है उड़ेल देना, स्प्लैश का मतलब है छलका देना। कॉन्वर्सेशन में इंटरचेंजेबली बहुत सारी ग्रामर और वर्ड्स यूज हो पाते हैं। ये सुनकर के हस्बैंड ने कह दिया ऐसी हिम्मत भी मत करना, जैसे वाइफ ने कहा इफ यू स्टिल इन बेड आई एम गोइंग टू स्प्लैश वाटर ऑन यू, तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी अगर अभी तब भी मुझे बेड में मिले तो, राइट। ऐसी हिम्मत भी मत करना, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। दूसरे तरीके से यू बेटर नॉट डेयर, यू बेटर नॉट डेयर। यहां पर एक्सप्रेशन दे दिया गया कि बेहतर होगा तुम ऐसा ना करो, यू बेटर नॉट डेयर, हिम्मत भी मत करना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। एक और एक्सप्रेशन है, कई बार कह देते हैं डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना, या फिर डोंट यू इवन ट्राई दैट, कोशिश भी मत करना ऐसी, राइट। नहीं तो क्या करोगे, वाइफ ने कहा नहीं तो क्या करोगे। अब इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आ जाते हैं नहीं तो क्या करोगे, इसमें हम नहीं तो का ग्रामर मिलान करके सेंटेंस में नहीं फिट कर सकते। एक्सप्रेशंस हैं, 80% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। ये कहना है नहीं तो क्या करोगे, ओ या व्हाट विल यू डू, ये एक्सप्रेशन है। एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर इस संदर्भ में केवल यही कहेगा व्हाट विल यू डू देन, फिर क्या कर लोगे तुम, राइट। या फिर एंड व्हाट इफ आई डू
अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पानी डाला, इफ आई पोर वाटर ऑन यू, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे, राइट? तो ये एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेशंस के तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। क्या व्हाट इफ आई डू, अगर पानी डाला तो, या फिर एक और तीसरे तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट, इफ आई पोर वाटर ऑन यू, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट, क्या कर लोगे, राइट? उसके बाद में हस्बैंड ने कह दिया सुबह सुबह झगड़ा शुरू मत करो, सुबह सुबह झगड़ा शुरू मत करो। अब देखिए, शुरू करना स्टार्ट है, और एक होता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कहते हैं ना कि यार भाई खाम खा का झगड़ा स्टार्ट मत करो, तो यहाँ पे पिक कर लेना बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे एक कॉमन एक्सप्रेशन ही है, कह देते हैं डोंट पिक अ क्वारल, यानी झगड़ा मोल मत लो, खाम खा में स्टार्ट मत करो, राइट? सो सुबह सुबह झगड़ा शुरू मत करो। हस्बैंड ने कहा डोंट स्टार्ट अ फाइट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, डोंट स्टार्ट अ फाइट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरे तरीके से इसी बात को कह सकते हैं लेट्स नॉट आर्ग्यू सो अर्ली इन द मॉर्निंग, चल मत करो झगड़ा, इस तरीके से कह दिया। तीसरे तरीके से कह सकते हैं स्टॉप पिकिंग फाइट्स इन द मॉर्निंग, स्टॉप पिकिंग फाइट्स इन द मॉर्निंग, यानी खाम खा में जो है नहीं झगड़ा उसको बनाओ मत, उठाओ मत या पैदा मत करो। सो स्टॉप पिकिंग फाइट्स इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह झगड़ा शुरू मत करो। जब तक तुम पे चिल्लाऊं ना तुम सुनते ही नहीं हो, ये वाइफ ने कहा जब तक तुम पर चिल्लाऊं ना तुम सुनते ही नहीं हो। यू डोंट लिसन अनलेस आई येल एट यू, यहां पर हमने अनलेस कहा, अनटिल भी कहा जा सकता है, अनलेस है एक्शन पे ज्यादा जोर दे दिया है कि जब तक ये एक्शन ना करूं तब तक तुम सुनते नहीं हो। यू डोंट लिसन अनलेस आई येल एट यू। इसी एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आई हैव टू शाउट टू गेट यू टू लिसन, आई हैव टू शाउट, मुझे चिल्लाना पड़ता है, टू गेट यू टू लिसन, यानी तुमको सुनवाने के लिए। ये पैसिव सेंटेंस है, कॉजेटिव। सो आई हैव टू शाउट टू गेट यू टू लिसन, तुमको सुनवाने के लिए मुझको चिल्लाना पड़ता है। इसी बात को एक तीसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं यू ओनली लिसन व्हेन आई रेज माई वॉइस, यू ओनली लिसन व्हेन आई रेज माई वॉइस। अब देखिए, हिंदी का सेंटेंस था जब तक तुम पे चिल्लाऊं ना तुम सुनते नहीं हो, अगर हम ट्रांसलेट करते तो हम जब तक और तब तक का ग्रामर मैच करने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, और इस चीज को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म है आपके लिए सबसे बेहतर, क्योंकि यहां पर आप हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में जब चाहें जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दिन में कई बार हमारे लाइव सेशंस कंडक्ट होते हैं जहां पर आप टीचर्स के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ भी जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्रायल क्लास जरूर अटेंड करिएगा। लाइव क्लास में आप आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश आती है फिर भी सेंटेंस क्यों नहीं बनता। मेरा नाम है सामीन सैफी, और मैंने 5 साल से ज्यादा समय तक इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ काम किया है। सो आई अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि कितने दिन में इंग्लिश सीख जाऊंगा मैं। 15 दिन बहुत है इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए। तो जब आप लाइव सेशंस में आएंगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट यू शुड थिंक अबाउट बिफोर स्पीकिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद सामीन सैफी, जहां पर 550 से ज्यादा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। यू विल लव दोज वीडियोस। आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको लाइव क्लास का लिंक भेज दूंगा। ट्रायल क्लास अटेंड करिए एंड स्टार्ट योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी टुडे। चलिए स्टोरी पे वापस चल रहे हैं। तो वाइफ ने कहा जब तक तुम पे चिल्लाऊं ना तुम सुनते ही नहीं हो। यू ओनली लिसन व्हेन आई रेज माय वॉइस, अलग लहजे में कह दिया गया। हस्बैंड ने कहा मुझे पता है तुम्हारे डांटने में भी प्यार छुपा है, मुझे पता है तुम्हारे डांटने में भी प्यार छुपा है। आई नो देयर इज लव हिडन इन योर स्कॉलिंग, आई नो देयर इज लव हिडन इन योर स्कॉलिंग। और एक तरीके से इस बात को कह सकते हैं आई कैन टेल इवन योर येलिंग कम्स फ्रॉम लव, आई कैन टेल इवन योर येलिंग कम्स फ्रॉम लव, यानी जो चिल्लाती हो वो भी प्यार से ही चिल्लाती हो, कम्स फ्रॉम लव, राइट। एक और तरीके से इसी एक्सप्रेशन को कहा जा सकता है कि मुझे पता है तुम्हारे डांटने में प्यार छुपा है। आई नो यू जस्ट बीइंग लविंग व्हाइल यू आर कॉलिंग मी, यानी प्यार से ही डांट रही होती हो। सो आई नो यू जस्ट बीइंग लविंग, यानी प्यार करने वाली एक्सप्रेशन है, हिंदी में मिलान नहीं करेंगे। आई नो यू जस्ट बीइंग लविंग व्हाइल यू आर कॉलिंग मी, यानी तुम मुझे प्यार से ही डांटती हो। वाइफ ने कहा अब ज्यादा चापलूसी मत करो, जल्दी उठ जाओ। ज्यादा चापलूसी करने के लिए फ्लैटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है स्टॉप फ्लैटरिंग मी एंड जस्ट गेट अप,
stop flattering me and just get up. दूसरे तरीके से enough with sweet talk. Enough with sweet talk. Get up now. Sweet talk, enough with sweet talk का मतलब यही हो जाता है कि भाई बहुत हो गई प्यार भरी बातें. So enough with sweet talk. Get up now. अब उठ जाओ. एक और तीसरे तरीके से इसी बात को कह सकते हैं, चापलूसी मत करो. So quit buttering me. Stop buttering me, quit buttering me and get out of the bed. Get out of the bed यानी बेड से उठ जाओ. Get up या get out of the bed यानी बेड से बाहर आ जाओ. हस्बैंड ने कहा लो उठ गया, अब क्या? अब ये एक्सप्रेशन है, लो मैं उठ गया अब क्या. सो ऑल राइट आई एम अप. यहां पर दोबारा से हमने अप का इस्तेमाल कर दिया. ऑल राइट आई एम अप. नाउ व्हाट? एक और तरीके से इसी बात को कह सकते हैं, आई हैव गॉटन अप. व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या अगला बताओ क्या करना है. सो व्हाट्स नेक्स्ट? एक और तरीके से कह सकते हैं, ओके आई एम आउट ऑफ बेड. लो आ गया मैं बाहर. सो अब देखिए हिंदी में कह रहे हैं लो आ गया मैं बाहर बेड से, राइट? कंबल से बाहर आते हैं तो हम हिंदी में ऐसे ही कहते हैं लो आ गया मैं बाहर. लेकिन इंग्लिश में ओके आई एम आउट ऑफ बेड. व्हाट डू यू वांट नाउ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू नाउ? व्हाट्स नेक्स्ट? राइट? उसके बाद में वाइफ ने कहा आज बच्चे को तीसरा इंजेक्शन लगवाना है. तुम्हें याद है ना, कुत्ते ने काट लिया बच्चे को तो आज तीसरा डोज मिलना है उसको, तो आज बच्चे को तीसरा इंजेक्शन लगवाना है. तुम्हें याद है ना? एक्सप्रेशन है. सो द बेबी इज ड्यू फॉर द थर्ड इंजेक्शन टुडे. द बेबी इज ड्यू फॉर हिज थर्ड इंजेक्शन टुडे. डू यू रिमेंबर? क्या तुमको याद है? राइट? तो बेबी इज ड्यू यानी बच्चे को लगना है. सो बेबी इज ड्यू फॉर द थर्ड इंजेक्शन टुडे. रिमेंबर? इस तरीके से आपने पूछ लिया. या फिर एक और तरीके से घुमा के कहते हैं आज बच्चे को तीसरा इंजेक्शन लगना है. तुम्हें याद है ना? हिंदी भूल जाइए, इस एक्सप्रेशन को बोल करके देखिए. वी नीड टू गेट द थर्ड शॉट. वी नीड टू गेट द थर्ड शॉट फॉर द बेबी टुडे. शॉर्ट वर्ड भी काफी ज्यादा कॉमन है इंजेक्शन के लिए. सो वी नीड टू गेट द थर्ड शॉट फॉर द बेबी टुडे. यू डिडंट फॉरगेट डिड यू? भूले तो नहीं. देखिए जो आगे वाला हमने कहा यू डिडंट फॉरगेट डिड यू, क्वेश्चन टैग लगा दिया है, ये भूले तो नहीं हो, ये वो वाला एक्सप्रेशन है. एक बार दोबारा बोल के देखिए. सो वी नीड टू गेट द थर्ड शॉट फॉर द बेबी टुडे. यू डिडंट फॉरगेट डिड यू? अब यहां पर आपको रिस्पॉन्ड करना है नो आई डिडंट फॉरगेट, मैं नहीं भूला, या आई रिमेंबर, मुझे याद है.